हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया। और बच्चों में आज जो पिछला वीडियो था उसी का ही एक्सटेंशन है ये वाला वीडियो। हमने स्टार्ट किया था मतलब यूनिट जो है दैट इज़ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, दैट इज़ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और हमने कुछ पोर्शन कवर कर लिया था, कुछ ट्रिक्स में आपको बताए थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कौन कौन से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं मतलब आपके फाइनल एग्जाम में, उसके बारे में डिस्कशन किया था। और हम जो है वो लास्ट तक हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट कर चुके थे। ये सारी चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज रिलेटिव, माइकलसन मोरले, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करके लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हमने जो है वो कवर कर लिया था। और हम जो है वो टाइम डायलेशन जो है वो स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट वाले पोर्शन में हमने ये सब चीजें कंप्लीट कर ली थी। और टाइम डायलेशन है तो हम फ्लो चार्ट से हम पूरा इस मतलब कि यूनिट को हम जो वो दो वीडियोस में समझने की कोशिश करेंगे। स्मॉल स्मॉल जो मतलब फार्मूलाज हैं उनको हम लर्न करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और डेरिवेशन जो है वो ऑलरेडी मेरा जो एक अपना चैनल पठानिया फिजिक्स लेटर्स हैं और यूनिवर्सिटी एकेडमी में भी मैंने अपने वीडियोस बनाए हैं बच्चों, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और हमने बात करते कि टाइम डायलेशन जो है वो क्या है, रियल इफेक्ट है। और हमने इससे पीछे हमने देखा था कि लेंथ क्या था, एब्सोल्यूट नहीं है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जो लेंथ है वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कि लेंथ जो है वो क्या है, रिलेटिव है, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट है, मींस वेलोसिटी डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमने बात की थी, चलो टाइम डायलेशन से फिर से हम थोड़ा सा कर ले रिवाइज कि हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन की हेल्प से हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला हमने यहाँ पे डेवलप किया था। ठीक है, और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा है, ये 2018-19 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां से आप देखिए ये लेंथ दैट इज मेजर्ड बाय द मूविंग फ्रेम एल। यदि हमने बात की थी कि यदि ये रॉड जो है जिसकी हम लेंथ मेजर करने वाले वो एस डैश फ्रेम में है, तो एस वाले ने जो मेजर किया है दैट इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, मतलब कि रिलेटिविस्टिक लेंथ है। अंडरस्टैंड? तो मैंने आपको एक बात ये बोली थी कि यदि ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास है जो हमेशा हमें ध्यान रखना, और लेंथ ये हमारे पास एल नॉट है जो कि इस फ्रेम में है, एस डैश फ्रेम में है। तो ये x1 डैश और ये x2 डैश, और इसके लिए क्या है x1 और x2। अंडरस्टैंड? तो फॉर एग्जांपल मैं यदि यहां से कर लूं तो लेंथ क्या है इस s वाली फ्रेम के लिए, ये l इज लेस देन l नॉट, दैट इज 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन 1 बिकॉज v इज ऑलवेज लेस देन c। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब कि फॉर एग्जांपल यहां पे हम देखिए कि यदि 100 मीटर की रॉड है और इसको हम वेलोसिटी 0.8 c से मूव कर रहा है, तो l इज लगभग बहुत कम 90। यदि हम यहां से वेलोसिटी यहां से देख लीजिए बच्चों, l इज द प्रॉपर लेंथ 100 मीटर है, l नॉट हमने यहाँ पे 100 मीटर कर लिया, इस मूविंग फ्रेम वाले ऑब्जर्वर ने जो मेजर कर ली 100 मीटर। तो क्वेश्चन आता है, तो यदि रॉड है तो ये 1 माइनस यदि 0.8 c की स्पीड से मूव कर रहा है, तो अब ध्यान से देखिए कितना आएगा ये आएगा, इसको 100 मीटर नहीं, इसको 1 मीटर, हाँ इसको हम 100 सेंटीमीटर मान लें। 100 मीटर तो बहुत हो गया, तो हम ये 100 सेंटीमीटर की रॉड हम यहां लिख लें। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो ये 1, तो हम इसमें जब हम काम करेंगे तो ये कितना होगा जरा मुझे बताना है। यदि 100 सेंटीमीटर की रॉड होगी तो 1.0.8 से कितना होगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 0.64 अपॉन सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, और ये एल आएगा डैट इज 100 मल्टीप्लाई बाई द, ये कितना हो गया 1 माइनस 0 मतलब 0.36, और ये हो गया 100 इंटू 0.6, और ये लगभग कितना हो गया
60 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि लेंथ जो है वो 60 सेंटीमीटर जो है वो कम हो गई। तो हम टाइम डायलेशन हमने शुरू किया, इसका मतलब अब क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मेरा जो वीडियो है उसमें यदि हम ये लेंथ किसी एंगल पे होगी तो भी हम यहाँ पे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि यदि ये रॉड पैरेलल ना होकर ये किसी एंगल में है तो इसको हम डिस्कस करें। अच्छा, अब हम जो मेन है जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था दैट इज टाइम डायलेशन, कि टाइम जो मेजरमेंट है वो भी एब्सोल्यूट नहीं है, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स या आप बोलिए कि न्यूटन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग टाइम क्या था, एब्सोल्यूट था। कि कोई भी इवेंट यदि अकर हो रहा है तो इवेंट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं, उसकी जो मेजरमेंट है। सपोज करो हम यहां स्टार्ट करते हैं टाइम डायलेशन, ठीक है। तो टाइम डायलेशन का मतलब है कि मेजरमेंट ऑफ एनी इंटरवल, यदि ये एस फ्रेम है मतलब कि रेस्ट फ्रेम है ये वाली बच्चों, और ये मूविंग फ्रेम है और ये किसी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही, अंडरस्टैंड। अब हमने कोई इवेंट लिया, सपोज करो इवेंट क्या है, इवेंट क्या है कि हमने एक फ्लैश जलाई रेस्ट वाले ऑब्जर्वर, मतलब कि जो कि रेस्ट में, सपोज करो आप रेस्ट में है और मैं यहां पे मूव कर रहा हूं विद वेलोसिटी v, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कहां पे रखा है, कहां इवेंट कहां पे हो रहा है, इवेंट हो रहा है इस एस फ्रेम में। इवेंट क्या है, टाइम एक फ्लैश जलाई, एक टॉर्च को ऑन और ऑफ किया 1 मिनट के लिए, मतलब कि 60 सेकेंड के लिए, मतलब कि T1 इज द जब ऑन किया था और T2 जब ऑफ किया था, दोनों के बीच में इंटरवल है T2 माइनस T1, ठीक है। इसने क्या मेजर किया, इस वाले जो यहां पे ऑब्जर्वर है उसने इस इवेंट का क्या किया, मेजर, डेट इज T2 डैश माइनस T1 डैश। अब इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा T नॉट, दैट इज द प्रॉपर टाइम। ये क्लॉक जो है जो इस इंटरवल को मेजर करेगी रेस्ट वाले में, वो इम्प्रॉपर टाइम, और ये क्या होगा, ये होगा इम्प्रॉपर टाइम और ये है प्रॉपर टाइम। तो ये जो है डेल्टा टी, इसको हम लिखते हैं T नॉट और इसको T है, ठीक है। तो ये बोला गया कि जो क्लॉक रिलेटिव होगी इस इवेंट के, उसके लिए टाइम क्या होगा, डायलेटेड होगा। तो टाइम इंटरवल अलग होगा उसका मेजरमेंट का। सपोज करो कि ये 60 सेकंड का इवेंट है और किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी पे ये सपोज करो 61 सेकंड में उस इवेंट को रिकॉर्ड कर पा रहा है अपनी क्लॉक में, अंडरस्टैंड। क्लॉक ए एंड बी, क्लॉक ए और बी जो है इस इवेंट को अलग अलग टाइम इंटरवल पे मेजर कर रहा है, डिफरेंट टाइम इंटरवल। सपोज करो 60 सेकंड का इवेंट है तो ये 61 टाइम शुड बी डायलेटेड, कि मतलब उसको 1 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है इस इवेंट को मेजर करने में। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हमने T डैश इज इक्वल टू टी माइनस बी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, और यहां पे 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहां से हम बिल्कुल वही काम करेंगे जो हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में किया था लास्ट वीडियो में। तो यहां से हम T2 डैश T1 डैश और यहां पे T1 और T1 एंड T2 करेंगे यहां पे, और T डैश मतलब कि S डैश फ्रेम ने जो मेजर किया। तो इसको जब हम यहां पे रखेंगे तो ये T डैश मतलब कि डेट इज T2 डैश माइनस T1 डैश इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आएगा। T2 डैश माइनस T1 एंड T2 माइनस T1, और ये जो है T2 डैट इज द इम्प्रॉपर टाइम और प्रॉपर टाइम T नोट आएगा। ये S में फिर रखा है और ये S डैश में क्लॉक ने मेजर किया, और ये जो है वो S ने, तो T2 माइनस T2 डैश की जगह हम T2 माइनस V
एक्स सी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और T1 की जगह T1 डैश की जगह T1 माइनस ये रख देंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो ये T2 डैश और ये T आ गया। दिस इज बेसिकली इम्प्रॉपर टाइम और ये हमारे पास है प्रॉपर टाइम। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इवेंट हो रहा होगा वो जो क्लॉक उसको मेजर करेगी उसे हम प्रॉपर टाइम बोलेंगे, और जो क्लॉक रिलेटिवली मूव कर रही है उसे हम, वो जो मेजर कर रही है वो इम्प्रॉपर टाइम। ये क्वेश्चंस आता है बच्चों, ठीक है। अब ये समझ आ गया होगा, दो क्लॉक हैं, दोनों रिलेटिव वेलोसिटी v है, इवेंट यहां पे 60 सेकेंड तो 61 सेकेंड। टाइम शुड बी डायलेटेड, टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बट मतलब कि उसकी मेजरमेंट 1 सेकेंड का, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी ये भी आता है कि सपोज करो एक क्लॉक जो है वो मूव कर रही है 60, मतलब एक क्लॉक जो है वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करे ताकि वो 1 मिनट में 1 सेकंड को लूज करे। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो गया इम्प्रॉपर टाइम, ये हो गया प्रॉपर टाइम, ये 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहां से हम ये वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया इम्प्रॉपर टाइम। एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि यदि एक क्लॉक किस स्पीड से मूव करेगी ताकि वो 1 मिनट में 1 सेकंड लूज करे। लूज करने का मतलब है कि वो 1 सेकंड एक्स्ट्रा ले। लूज करने का मतलब नहीं ये 59 नहीं हो जाएगा, यदि ये 59 और 60 हो जाएगा तो ये तो फिर गलत हो, क्योंकि यहां पे देखिए 61, यहां पे टी डैश जो टी है इम्प्रॉपर टाइम इज ऑलवेज ग्रेटर देन टी नॉट, because 1 minus b square upon c square is always greater than 1. अंडरस्टैंड। तो लूज का मतलब है, लूज के मतलब ये नहीं करना कि उसे लूज करके आपने 60 को 59 सेकंड लिख दिया, नहीं, लूज करने का तो उसको 1 सेकंड एक्स्ट्रा लगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये टाइम इंटरवल क्या है, रियल इफेक्ट है इसका। आपको बच्चों हमेशा क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट टाइम डायलेशन इज रियल इफेक्ट। तो टाइम डायलेशन इज रियल इफेक्ट। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत इजी है। इसका एग्जांपल है एग्जिस्टेंस ऑफ मेसोन पार्टिकल इन अर्थ। इन अर्थ इज द एग्जांपल ऑफ टाइम डायलेशन का ये एग्जांपल है। सपोज करो, अंडरस्टैंड बच्चों, तो हम यदि बात करें कि मेसोन पार्टिकल की टाइम डायलेशन की, हम यहां पे बात करें तो टाइम डायलेशन में यदि हम बात करें बच्चों, तो सपोज करो कि यूनिवर्स के यहां पे अर्थ पे एक पर्सन जो है वो मेसोन पार्टिकल उसने क्या कर दिए, डिटेक्ट कर लिए। अंडरस्टैंड, मेसोन उसने एक डिटेक्टर से क्या कर दिया, मेसोन पार्टिकल जो कि लगभग 10 किलोमीटर अबव एटमॉस्फेयर पे प्रोड्यूस होते हैं और 2 × 10 की -6 सेकेंड उसका डीके टाइम होता है, और ये 0.99 सी की स्पीड से ये मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है, लगभग सी से कम है, ठीक है बच्चों। अंडरस्टैंड, ये इस वेलोसिटी के, और c कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये आ रहे हैं। अब देखिए एक फ्रेम ये बन गया है अर्थ पे, ये मूविंग फ्रेम, मूविंग क्या है, मेसोन का जो फ्रेम, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम एटमॉस्फेयर से नीचे की तरफ आ रहा है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। यदि हम इसको d को वेलोसिटी 0.998 c और टाइम 2 × 10 की -6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 0.6 किलोमीटर के बाद ये डीके हो जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस वाले ऑब्जर्वर को तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन ही मिलेंगे, मेसोन नहीं मिलेंगे। पर एक्चुअली में क्या है, इस पर्सन ने, इस ऑब्जर्वर ने जो रिकॉर्ड किए हैं, मेजर किए हैं मेसोन, इसका मतलब कि मेसोन पार्टिकल अर्थ तक पहुंचे हैं। वो क्या कांड हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि ये जो इस फ्रेम के लिए
ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेटिवली मूव कर रहा है, तो इसके लिए टाइम जो होगा वो डायलेटेड होगा। प्रॉपर टाइम कितना है, टी नॉट, तो टी नॉट हो गया 2 इंटू 10⁻6 सेकेंड अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर, टाइम डायलेशन का 998 सी का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर, ये लगभग 3.17 इंटू 10⁻5 सेकेंड, मतलब बढ़ गया ये टाइम, ये ज्यादा है प्रॉपर टाइम से। इसका मतलब ये हो गया, जब हम इसको अब डिस्टेंस हम देखें तो d कितना आएगा, d इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है 0.998 c मल्टीप्लाई बाई 3.17 इंटू 10⁻5 सेकेंड, तो ये अप्रोक्सीमेट 10 किलोमीटर आएगा। इसका मतलब है कि अर्थ वाला जो ऑब्जर्वर है उसके लिए जो है वो मिजोन का जो टाइम है प्रॉपर टाइम, वो टी नॉट जो है वो अलग है, दैट इज टी होगा, दैट इज नॉट अ प्रॉपर टाइम, दैट इज इम्प्रॉपर टाइम। दैट्स व्हाई मिजोन पार्टिकल अर्थ तक पहुंच पाए हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अब बात करते हैं वेलोसिटी एडिशन थ्योरम की। अब वेलोसिटी भी क्या है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट, तो वेलोसिटी एडिशन थ्योरम की हमने बात करेंगे। तो ये यदि हमारे पास ऑब्जर्वर है, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा हर क्वेश्चन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में डायग्राम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू आपको समझाना है। यदि कोई पार्टिकल वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा मुझे बताइए। हमें पता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये x एक्सिस की तरफ यदि मूव कर रहा है, और टाइम डैश t डैश इक्वल टू t माइनस बी एक्स अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो वेलोसिटी मतलब कि रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम का रिलेशन हम ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर दें, dx डैश को हम क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें, dx माइनस बी डी टी 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। यदि ये पार्टिकल किसी वेलोसिटी, ये दोनों फ्रेम v है, कोई पार्टिकल इसके लिए u है, इस वाले फ्रेम के लिए u है, और इस वाले फ्रेम के लिए u डैश है, s डैश के लिए, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, dt डैश इज इक्वल टू dt माइनस वी डी एक्स बाई सी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। बहुत ईजी है, देखो 2 मिनट में एक क्वेश्चन हो गया। कोई पार्टिकल मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी u से इस वाले फ्रेम के लिए, u डैश के लिए, s डैश फ्रेम के लिए, और दोनों फ्रेम के बीच में जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी v है। अब हम इसको डिवाइड कर दें तो क्या होगा, ये तो बन जाएगा u डैश x इज इक्वल टू, ये dx को dt को इस तरफ ले आओ, ठीक है, मतलब कॉमन ले लो, तो dx अपॉन dt हमारा हो गया u x माइनस v, और नीचे dt कॉमन, तो 1 माइनस v अपॉन सी स्क्वायर, और dx अपॉन dt हो गया ux, ठीक है। तो अब हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख ले, तो जनरलाइज फॉर्म में ये रिलेशन क्या आएगा, u डैश इज इक्वल टू u माइनस v 1 माइनस u v अपॉन सी स्क्वायर। अब इसमें एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रूव दैट अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, जो वेलोसिटी एडिशन थ्योरम का जो रिलेशन है वो आइंस्टाइन के सेकंड पोस्टुलेट, क्या था सेकंड पोस्टुलेट, कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इन फ्री स्पेस इज c फॉर एवरी ऑब्जर्वर और एवरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, c ही रहेगा। तो यहां देखिए, यदि हमने यहां पे फ्लैश जलाई इस फ्रेम में, फ्लैश ऑफ लाइट, उसकी वेलोसिटी मेजर कर दी, u हो गया हमारे पास c हो गया, वेलोसिटी v है 1 माइनस u कितना हो गया बच्चों, c हो गया, v अपॉन c स्क्वायर, c से ये c कैंसिल होगा ना बच्चों, c से c यदि कैंसिल होगा तो यहां से देखिए, तो c माइनस बी, c माइनस बी, c, तो देखिए ये u डैश भी c ही मेजर कर रहा है,
लाइट की वेलोसिटी को। तो ये प्रूव करने के लिए ऐसा देखिए बिल्कुल कुछ नहीं करना, हमें बस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पता होना चाहिए, डिफरेंशिएट करना है। ये वेलोसिटी रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम हो गया और ये प्रूव हो गया। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आप बच्चों को आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, उसके बाद एनर्जी मास इक्विवेलेंस। वेलोसिटी वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, मास विद वेलोसिटी वो क्या है बच्चों? वेलोसिटी कि अब मास क्या है? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, मास इज एब्सोल्यूट। मास यदि 10 किलोग्राम है तो हर पर्सन के लिए, चाहे वो फ्रेम रेस्ट में चाहे मूविंग के लिए, वो 10 किलोग्राम ही होगा। पर अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि यदि दो फ्रेम हैं, एक एस है और एक्स डैश, सपोज करो कोई मास है इस फ्रेम में, वो मूव कर रहा है, तो इसके लिए तो होगा रेस्ट मास m नॉट। पर इस ऑब्जर्वर, क्योंकि वेलोसिटी v है तो इसका यदि रेस्ट मास m नॉट है तो इस वाले ऑब्जर्वर के लिए वो रिलेटिविस्टिक मास होगा। ठीक है, दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है v, s और यदि v c को की तरफ अप्रोच करती है, मतलब लेस देन c ही रहेगी, तो ये m जो है वो डेट इज बेसिकली m नॉट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सपोज करो कि कोई रॉकेट में कोई पर्सन गया तो उसका वेट 61 मेजर किया और अर्थ पे उसका मेजर किया था 60, तो उसकी आप वेलोसिटी यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं रॉकेट की वेलोसिटी। तो ये है रिलेटिविस्टिक मास। और यदि v बहुत c से कम होगा तो क्लासिकल मैकेनिक्स की हम बात करेंगे, b इज वेरी वेरी लेस देन c, देन इट इज m इज अगेन इक्वल टू m नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, तो अब हम ये हमने करेंगे। अब ये मास, अब ये जो है इसका एक्सपेरिमेंटल भी एविडेंस है। ये 1908 में बर्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि इलेक्ट्रॉन को मूव कराया विद वेलोसिटी v और उसका चार्ज अपॉन मास रेशो जो है वो कैलकुलेट किया। तो उसको उसने देखा कि चार्ज अपॉन मास रेशो कम हो रहा है जब वेलोसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब है कि मास भी इंक्रीज होगा। ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है जो बर्चर ने 1908 में इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास रेशियो निकाला और वेलोसिटी बढ़ने से ईएम रेशियो कम हो गया, मतलब मास उसका बढ़ गया। तो इसको हम बेसिकली डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी को, कि यदि ये हमारे पास वेलोसिटी है और ये मास है, ठीक है, कोई हमारे पास मास है दैट इज m नॉट, ये हमेशा क्लासिकल के अकॉर्डिंग ये वेलोसिटी 0.1 c, 0.2 c, 0.3 c, 0.4 c और ये c तक है। पर अकॉर्डिंग टू जब एक्चुअली में क्या हुआ, एक्चुअली में ये हुआ कि जैसे ही पार्टिकल बढ़ता गया ये इस तरह से ये हो गया c को टच नहीं करेगा बच्चे, c के ये इस तरह से आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी पार्टिकल जिसका रेस्ट मास है वो c को अप्रोच नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन आता है व्हाई, बिकॉज देखिए यहां से बच्चों m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यदि v c हो जाएगा तो m क्या होगा, दैट इज बेसिकली इन्फिनाइट। ये क्या है, रिलेटिविस्टिक मास, और ये m नॉट क्या है, रेस्ट मास। तो ये इन्फिनाइट, इसका मतलब है कि कोई भी ये जो है वो अनडिटर्मिनेंट है। ठीक है, इट इज मीनिंगलेस
ठीक है, कि उसकी वेलोसिटी इतना हमारे पास एनर्जी नहीं, उसका मास इतना हम उसको नहीं कर सकते पुश की, उसका मास इन्फिनाइट। तो यहां से देखिए v यदि c के बराबर होगा, इसका मतलब है कि कोई भी पार्टिकल जिसका रेस्ट मास है वो कभी भी c की वेलोसिटी के साथ अप्रोच नहीं कर सकता। बट फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है जो c के साथ कर सकता है। वो क्यों? क्योंकि उसका रेस्ट मास 0 होता है, वो एक मासलेस पार्टिकल है। मासलेस पार्टिकल जिसका कि रेस्ट मास जो वो 0 है, और एग्जाम्पल उसका फोटोन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसमें भी एग्जाम्पल आता है, मैंने आपको बता ही दिया कि मास। अब हम बात करते हैं एनर्जी मास इक्विवेलेंस की। तो ये हो गया एनर्जी मास इक्विवेलेंस, और ये जो है वेल नोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो फार्मूला जो आइंस्टाइन ने डेवलप किया, E=mc²। एनर्जी मास में और मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जैसे गामा रे इज एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन मास। ये इनहेलेशन में हम बात करते हैं, मैटर इनहेलेशन, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन दोनों जब इनहेलेट करते हैं तो वो एक गामा रे, एक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट। ये मास जो है इन दोनों का, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, दैट इज कन्वर्ट इनटू एनर्जी। और इस केस में गामा रे जो है दैट इज कन्वर्ट इनटू द, दो एनर्जी है दैट इज कन्वर्ट इनटू मास। और कई सारे न्यूक्लियर फिनोमिनन, फिजन, न्यूक्लियर फिजन हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, और उसके बाद मास डिफेक्ट हो गया, जो मास में जो डिफेक्ट आया वो दैट इज कन्वर्ट इनटू द एनर्जी। तो बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। तो यहां से एनर्जी मास इक्विवेलेंस का रिलेशन है। और काइनेटिक एनर्जी, यदि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट ds है और उस पर फोर्स लगी है F, ठीक है, तो टोटल जो वर्क डन है दैट इज F.ds। और ये वर्क डन जो है वो dk के बराबर है काइनेटिक एनर्जी, और F जो है हमारे पास दैट इज d/dt ma, और ये ds। ये देखो, अब ये m भी वेरिएबल है, a भी वेरिएबल है, और ये dt है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जो कि मैंने वीडियोस बना रखे हैं, उसमें सॉल्व करने के बाद ये काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू m माइनस m0 c² आएगी। और हमने क्या पढ़ा था क्लासिकल के अकॉर्डिंग? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m0 b²। और ये रिलेशन जो है द v इज वेरी वेरी लेस। अब इसको क्या कैसे लिख सकते हैं? ek इज इक्वल टू m0 1 माइनस b² बाई c² माइनस m0 c²। इसको मैथमेटिकली जब आप बच्चों सॉल्व करोगे तो ek इज बेसिकली हाफ m0 b² इफ v इज वेरी वेरी लेस देन c। इसको एक क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट दिस इनटू द हाफ m b²। यदि वेलोसिटी कम हो जाए c से, बहुत बहुत कम हो, तो इट इज कन्वर्ट बैक इनटू द नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी हाफ m0 b²। तो यहां से देखिए मास बढ़ रहा है वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी डिपेंडेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी E के आगे। तो अब हमें क्वेश्चन है कब हमें ये वाला रिलेटिविस्टिक वाला यूज करना है, कब हमें नॉन रिलेटिविस्टिक वाला। वो तब करना है जब रेस्ट मास एनर्जी, जब किसी पार्टिकल की एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी से ज्यादा हो। रेस्ट मास एनर्जी का मतलब है दैट इज, यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो रेस्ट मास एनर्जी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि आपको क्वेश्चन में एनर्जी ऑफ द पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन 0.1511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा दिया हो, तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है। यदि कम है तो हाफ m0 b² जो वो यूज करना है। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो ये हम काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है, और ये एनर्जी मास इक्विवेलेंस का रिलेशन है। और ये कैसे आया था काइनेटिक एनर्जी से? यदि E k है तो टोटल एनर्जी कितना हो गया? काइनेटिक एनर्जी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, तो ई के हमारे पास m माइनस एम नॉट का स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, और ये हमारे पास टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आ गई। छोटी सी डेरिवेशन है, आप थोड़ा मुश्किल है अभी इसको पूरा ड्राइव कर पाना, पर थोड़ा सा मैंने आपको ट्रिक जो है वो बता दिया है। ये क्वेश्चन आता है कि ड्राइव द एनर्जी मास इक्विवेलेंस और उसकी एप्लीकेशंस क्या है, तो मैंने आपको एप्लीकेशन भी बता दी। ठीक है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। और इसमें हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एनर्जी रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन रिलेटिविस्टिक, वो क्या है? दैट इज बेसिकली E इज इक्वल टू पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम नॉट स्क्वेयर C4। इसको याद कर लेना है। ये कब काम आता है? जब हमारे पास कोई पार्टिकल बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल यदि मूव कर रहा हो, यदि उसकी एनर्जी पता हो, तो मोमेंटम हम, स्मॉल पार्टिकल है तो मोमेंटम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बताइए कि फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन क्या होगा? फोटोन केस में एम नॉट शुड बी 0, रेस्ट मास फोटोन का, तो E इज इक्वल टू पी सी। तो इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। एम नॉट गिवन, कोई पार्टिकल एम नॉट गिवन हो तो उसकी एनर्जी, मोमेंटम गिवन हो तो एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो। फोटोन के केस में जिसका रेस्ट मास 0 तो एनर्जी इज इक्वल टू पी सी होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत इजी हैं, और मैंने फ्लो चार्ट से दोनों जो अपने जो पिछले वाला वीडियो है और जो अभी जो वीडियो, दोनों में हमने क्या कर दिया, इसको अलग अलग पोर्शन में करके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक ट्रिक मैंने बच्चों बता दिए। थैंक यू वेरी मच।